हेलो फ्रेंड्स, मैं तमन्ना परवीन आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग देखेंगे मिलिट्री कॉजेज। तो कौन कौन से मिलिट्री कॉजेज थे जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सिपाहीज। So there were no fellow feelings between the British and Indian soldiers or Indian sepoys. Even British सोल्जर्स जो है वो इंडियन सिपाहीज को इंफीरियर कंसीडर करते थे, बहुत इंफीरियर फील करवाते थे, वीक समझते थे। जबकि हम लोग देखते हैं इंडियन सोल्जर्स और इंडियन सिपाहीज जो थे वो उन लोगों ने ब्रिटिशर्स को इंडिया में अपने एम्पायर को बिल्ड करने में, एम्पायर को स्टैब्लिश करने में हेल्प की थी। उसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन सिपाहीज को के साथ बहुत ज्यादा उनका ट्रीटमेंट खराब था, उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सो द सेकंड पॉइंट इज इंफीरियर स्टेटस एंड लो सैलरीज। इंडियन सिपाहीज को सैलरीज बहुत ज्यादा कम दी जाती थी, इतनी कम सैलरीज कि वो अपने फैमिलीज को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग देखते हैं ब्रिटिशर सोल्जर्स जो थे उनके सैलरीज काफी ज्यादा हाई थे। इनफैक्ट इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन आर्मी को किसी भी हाई पोस्ट के लिए अपॉइंट नहीं किया जा रहा था। उनका जो अल्टीमेट पोस्ट था वो सूबेदार तक ही था। सूबेदार से आगे उन लोगों को किसी भी तरह की पोस्ट नहीं दी जा रही थी, चाहे वो कितनी भी अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटीज को पूरी कर ले। जितने भी हाई पोस्ट थे उस पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश सोल्जर्स को ही अपॉइंट किया जा रहा था, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। थर्ड में हम लोग आते हैं डेप्रीवेशन ऑफ अलाउंसेस। सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को किसी भी तरह की एक्स्ट्रा पेमेंट या फॉरेन अलाउंसेस नहीं दी जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अवध का कोई एक सोल्जर है, वो अफगान जाता है वॉर लड़ने के लिए, तो उसको फॉरेन अलाउंसेस दी जानी चाहिए, क्योंकि वो अपने मदरलैंड को छोड़कर ब्रिटिशर्स के लिए किसी फॉरेन कंट्री में वॉर के लिए जा रहा है, लेकिन उसको किसी तरह की ना ही अलाउंस दी जाती थी, ना ही एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती थी। तो अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। उस वक्त इंडिया जो है वो कास्ट सिस्टम चल रहा था इंडिया में। इंडिया के जो लोग हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र थे। तो ब्राह्मण्स के लिए किसी भी समुद्र को पार करके जंग करना या समुद्र को पार करके जाने पे प्रोहिबिशन थी। लेकिन 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट को पास किया था, एंड दैट एक्ट वाज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। एंड थ्रू दिस एक्ट उसने इंडियन आर्मी को ओवरसीज जाने के लिए कहा था। तो अब उस इंडियन आर्मी में ब्राह्मण्स भी इंक्लूड थे, तो ये ब्राह्मण्स के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी, क्योंकि ब्राह्मण्स के लिए ओवरसीज जाने पे प्रोहिबिशन थी। तो ब्राह्मण्स ब्रिटिशर्स से नाराज हो गए। अब हम लोग अपने फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज लॉस ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज इन द वॉर्स। पहले क्या था कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रही थी, और इंडियंस ये समझ रही थी कि वो कभी भी ब्रिटिशर्स से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती है, जबकि ये एक तरह का मिथ था। क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ अफगान, पंजाब वॉर एंड क्रीमियन वॉर में ब्रिटिशर्स की हार हुई थी, और ये हार ये साबित कर दिया था कि इंडियन सोल्जर के अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस गेन हुआ था कि अगर इंडियन सोल्जर यूनाइट हो जाए तो वो ब्रिटिशर को इजीली डिफीट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं ये कुछ मिलिट्री कॉजेस थे जिसमें सोल्जर्स को बहुत ज्यादा उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया जा रहा था, उनको अच्छी सैलरीज नहीं दी जा रही थी, उनको हाई पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जाता था, उनका स्टेटस बहुत लोअर था। तो बहुत सारे इस तरह के कॉजेस थे। अब इन सारे कॉजेस को लेकर बस एक स्पार्क की जरूरत थी, एक चिंगारी की जरूरत थी, जिससे ये रिवोल्ट भड़क उठती, और वो स्पार्क का काम, वो चिंगारी का काम करता है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में क्या होता है कि
एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन होता है। ब्रिटिश जो है वो एक राइफल को इंट्रोड्यूस करता है एंड दैट राइफल वाज एनफील्ड राइफल। उस राइफल में ग्रीस कार्ट्रिजेस का यूज किया जाता है और उस ग्रीस कार्ट्रिजेस को राइफल में डालने के पहले उसको तीर के जरिए ओपन करना पड़ता था। तो उस वक्त में क्या हुआ था कि किसी सोर्स के थ्रू ये एक रूमर फैल गई थी कि ये जो ग्रीस कार्ट्रिजेस है उसको काव और पिग के फैट से मिलाकर तैयार किया गया है। तो अब उसको यूज करना हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट को ये चीज हर्ट कर रही थी, क्योंकि काव जो है वो हिंदूज के लिए होली कंसीडर किए जाते हैं और पिग जो है वो मुस्लिम्स के लिए अनक्लीन कंसीडर किए जाते हैं। तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने ही क्लियरली तौर पर इस कार्ट्रिजेस के यूज से डिनाई कर दिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो फोर्सफुली उनको इस कार्ट्रिजेस को यूज करने के लिए बोल रहे थे, जिसके वजह से दोनों कम्युनिटी के लोग भड़क उठे और एट द एंड देखते हैं हम लोग के रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से सारे कॉजेज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस रिवोल्ट के कंसिक्वेंसेस क्या थे। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।